इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और जो भी बचा हुआ है अथर्ववेद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या घटना हुई है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, ऋग्वेद यानी रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह का ऋग्वेद कहा जाता है। यानी रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है, यानी 1028 सूक्त है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और याद रखेंगे। और 10,462 क्या है? रचनाएं हैं। यानी ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त और कितने रचनाएं हैं। तो याद रखेगा 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या है? रचनाएं हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, है ना, जो एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। यानी इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाते हैं? होत्र कहा जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में पता चलता है। यानी ऋग्वेद के टाइम में क्या राजनीतिक था, है ना, क्या उस समय राजनीतिक व्यवस्था था, उसके बाद क्या उस समय, है ना, यानी कौन सी चीज चल रहा था, है ना, तो उसके बारे में हमें पता कहाँ से मिलता है? तो ये ऋग्वेद से ही पता चलता है। ठीक है, यानी इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के कितने मंडल में? तो तीसरे मंडल में। कौन सी देवता? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। किसको, किसके समर्पित? तो ये सावित्री को समर्पित, है ना। कौन सा मंत्र है? मंत्र है तो ये गायत्री मंत्र है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सावित्री, है ना, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन से मंत्र है? तो आप क्या बताएंगे? गायत्री मंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, यानी ऋग्वेद के कौन सी मंडल में? तो 9वें मंडल में, है ना, यानी 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। चलिए, इसके बाद ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, है ना, हाथ से लिखा हुआ रचनाओं को क्या कहा गया है? तो ये खिल कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण है। जिसके अनुसार 4 वर्ण है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, है ना, पुरुष सूक्त के 4 अनुसार यानी 4 वर्ण है। कौन कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है ना, कि कितने वर्ण है? तो ये 4 वर्ण है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र, है ना। ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो है ये ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुआ है ना। यानी ब्राह्मण किससे उत्पन्न हुआ है? तो ब्रह्मा जी के मुख से।
क्षेत्रीय ये ब्रह्मा जी के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, और वेश्य किससे, वेश्य यानी ये जो है ब्रह्मा जी के जांघ से निकला हुआ है, और शूद्र जो है ये चरण से यानी पैर से निकला हुआ है। शूद्र यानी जो छोटा जात होता है, शूद्र कहाँ से निकला हुआ है, चरण से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने रचनाओं की रचना की गई है, तो 250, और अग्नि के लिए पूछेगा तो कितना, 200 रचनाओं की रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो ये सतपथ ब्राह्मण का स्थान है, यानी ऋग्वेद के जस्ट बाद किसका स्थान आता है, तो ये सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 3 वेद और बच रहा है। तो अभी हम लोग ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी जो है सो यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा जो मेन पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए, यजुर्वेद क्या होता है, तो देखिए यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है। यानी यजुर्वेद में क्या चीज़ का चर्चा मिलती है, तो यज्ञ की विधियाँ, यानी किस किस तरह से आप यज्ञ करेंगे, है ना, तो इसकी विधियाँ और संस्कारों की चर्चा किस में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है ना, यानी गद्य में भी है और पद में भी है। नेक्स्ट है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है, यानी इसमें जो गाने जाने वाले हैं ना, यानी बोलने वाले जो भी रचनाएं हैं उसका संकलन हमें कहाँ से मिलता है, तो ये सामवेद से ही मिलता है। इसकी पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इसकी जो पाठकर्ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्रातु कहते हैं। इसके बाद इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक ये किसे कहा जाता है, कौन सी वेद को, ये सामवेद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, गाए जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है ना, यानी मुंह से बोलने वाली जो भी रचनाएं हैं उसका संकलन किसमें है, तो ये सामवेद के अंदर ही आते हैं। इसके बाद इसकी पाठकर्ता को क्या कहा गया है, उद्रातु कहा गया है, उद्रातु। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन सी वेद को कहा जाता है, तो ये सामवेद के ही अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है, तो देखिए ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, है ना, वशीकरण, है ना, इस तरह के जो काम है ये कौन सी वेद में किया जाता है, तो ये अथर्ववेद में जो है सो किया जाता है। इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी कन्याओं को जन्म की निंदा कौन सी वेद में किया जाता है, तो ये अथर्ववेद है। ठीक है, सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों कहा गया है। किसका, सभा और समिति को क्या कहा गया है, तो प्रजापति की 2 पुत्री, है ना, पुत्रियों कहा गया है। इसके बाद ये नोट है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए एक बार। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है ना। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है ना। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है ना, यानी पुराणों में सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण। ठीक है, प्रामाणिक है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। ये आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, और ये प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना, ताकि आपको कभी भी जो है सो दिक्कत नहीं आए कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।